गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इसको पढ़िए। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जैसे x स्क्वायर x क्यूब या x टू द पावर या y टू द पावर 5, ऐसा हम लोग पढ़ते चले आए। ये क्या है, ये देखो यहाँ x स्क्वायर अगर हमने लिखा तो ये बेस जो है वह वेरिएबल है, x का x वेरिएबल है और जो पावर है वह पावर जो है यहाँ पर है x स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है। यानी बेस वेरिएबल है। बेस क्या है? बेस वेरिएबल, एक वेरिएबल है और पावर जो इसका है, पावर कह लो आप, एक्सपोनेंट्स कह लो या इंडेक्स कह लो, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। तो इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बहुत छोटे क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आए हैं। जैसे आप पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप क्लास, जिसको आप पहले पॉलिनोमियल बोलते थे, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यानी बेस वेरिएबल हो, कोई वेरिएबल हो, चाहे वह एक्स वाई कोई भी हो, और पावर अगर कांस्टेंट रहता है। ये इसके बारे में तो हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं और इसके पढ़ भी चुके हैं। इसका डेरिवेटिव निकालना सब कुछ हम सीख चुके हैं। अब यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन थोड़ा बाद में, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझो क्या होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। यहाँ पर हम कुछ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मान लीजिए 5 का पावर x है, लो उल्टा हो गया। अभी तक क्या था? x का पावर 5 था, लेकिन अब यहां पर 5 टू द पावर x, मतलब बेस क्या है? बेस कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। और इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स या पावर इसका क्या है? इसका पावर जो है वह वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो गया। तो इसे हम कहेंगे, या एक्सप्रेशन जो है वह एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और इसी को हम आगे कह सकते हैं कि वह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहा जा सकता है। 2 का पावर y मान लीजिए, 10 टू द पावर x मान लीजिए, ये सब क्या है? अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a टू द पावर x, a यहाँ कांस्टेंट माना जाएगा, x वेरिएबल माना जाएगा। ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक टर्म आएगा यहाँ पर e टू द पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है e टू द पावर x। अब आपको e बहुत यूज होने वाला है e। अब कैलकुलस में अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का, ये सब आपको निकालना आएगा। तो अब ये आप ये समझ लो कि e टू द पावर x तो छोड़ो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बात की बात है, पहले e को ही समझ लो, यही बहुत बड़ी बात है। समझ में आया? e क्या होता है? e क्या है? e जब आप e के बारे में अब e का एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने जा रहे हो, चलो मान लो आप 5 जानते हो भाई 5 क्या है, लेकिन अब ये e क्या है? e को कैसे हम लोग इसको समझेंगे? ये e आया कहां से? जैसे आप पाई पढ़ते चले आए हो, पाई आपने पढ़ा। पाई का मतलब क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई का मतलब होता है जैसे कोई छोटा सर्कल हो, कोई बहुत बड़ा सर्कल हो, कोई एक उससे भी बड़ा सर्कल हो। चलिए मान लिया कि बहुत बड़ा सर्कल है, तो सर्कल अगर है तो इसका एक डायमीटर होगा, इसका भी एक डायमीटर होगा, इसका भी एक डायमीटर होगा। तो जब ये इसके पेरीमीटर में यानी ये पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस में डायमीटर का जो रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, वह एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 3.14। चाहे वह छोटा सा एकदम सर्कल हो, चाहे बहुत बड़ा सर्कल हो, आप उसके सरकमफ्रेंस को नाप लो और डायमीटर की लेंथ ले लो और उसका रेशियो जब निकालोगे तो 3.14 एंड समथिंग आता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा।
तो ये एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह ई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और लॉगरिथम में जो लॉग का बेस होगा वो हम लोग यहां पर ई लेकर के चलेंगे। तो आओ पहले ई समझ लो कि ई क्या है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ई को समझना। तो ई की वैल्यू क्या होती, ई आया कहां से, इसको बोलते हैं एक स्पेसिफिक नंबर, एक रियल नंबर है। अब हम ई को बताने जा रहे हैं कि ये ई क्या है। जैसे पाई का अपना एक वैल्यू होता है, एक 3.14 एंड समथिंग ऐसे आता चला जाता है, उसी तरह ई का भी वैल्यू होता है। और ई है क्या, ई आया कहां से, यही आप पहले समझो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कुछ नहीं है। तो हम जो नंबर आज नया नंबर पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले आप बहुत से नंबर पढ़ लिए हो, लेकिन इरेशनल नंबर में एक नंबर होता है ई, जिसका कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं द नंबर ई is a real specific number। ये क्या है, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। नंबर द sum of infinite series, द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। एक सीरीज हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, वो सीरीज है 1 + 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह लिखते जाओ। ये फैक्टोरियल के बारे में तो आप जानते ही हो, क्लास 11 में सब पढ़े ही हो। लिखते चले जाइए एंड प्लस कहां तक, इन्फिनिटी तक जब आप इसका आप सम करोगे, तो इसका जब आप सम करोगे तो इसे कहा जाता है इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर एंड इज डिनोटेड बाई ई। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि जो ई होता है 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इंफिनिटी, ये ई होता है। अब देखो ये आया कहां से, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ये आया, ये सीरीज कहां से आई, ये कैसे हमने इसको लिख दिया, इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको आप कॉपी कर लीजिए और समझा रहे हैं। अब देखते हैं ई एक क्या है, ई एक सम ऑफ सीरीज है, ठीक है। तो अब यहां बात करते हैं, मान लिया इफ n इज ग्रेटर देन 1, n जो है ग्रेटर देन 1 है, देन 1 अपॉन n इज लेस देन 1। बात सही भाई, n जैसे n 1 से बड़ा है, अगर हम n को बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लिया कि n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहले समझो क्या कहना चाह रहे हैं कि n की कोई वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहां तक, इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है। तो 1 अपॉन n क्या होगा, जैसे 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 1 का 1 ही होगा, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 5। तो ये किसकी तरफ जाएगा, जैसे 1 अपॉन n, अगर n की वैल्यू 1 2 3 है तो 1 अपॉन n क्या होगी, घटती जा रही, देखो घटते जा रहा है। जैसे n की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, अगर n की पावर 100 कर देंगे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। इफ हम ये कह सकते हैं कि इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी देन 1 अपॉन n इज टेंड्स टू 0, तो 0 की तरफ जाएगा। बात समझ लो इसको, हमने क्या कहा, मतलब अगर n क्या है, n इज ग्रेटर देन n, कोई हमने एक नंबर मान लिया कि y इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1 अपॉन इज लेस देन 1 होगा।
अब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जा रही है, तो जैसे n 100 हो गया, 1000 हो गया या 1 मिलियंस हो गया, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी n बढ़ता जा रहा है तो 1/n कम होता जा रहा है। n की वैल्यू बढ़ रही है तो 1/n घट रही है। तो अगर ये n जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/n जो होता है जीरो की तरफ टेंड्स कर जाएगा। यही है। अब इसको देखो, आओ, ये तो समझ में आ गया। अब आओ एक चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम में इसी देखो, अगर यही पर हमने मान लिया कि n इज ग्रेटर देन 1 and then 1/n इज लेस देन 1 बाय द बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम। ये थ्योरम आप लोग पढ़े हो कहाँ? ये थ्योरम आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो ठीक है, आपको आता है क्लास 11 से बाइनोमियल थ्योरम। तो हम एक यहाँ पर एक एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं और वह है 1 + 1/n पूरे का पावर n, जहां पर n क्या है, n इज ग्रेटर देन 1, देन 1/n इज लेस देन 1। इसका एक्सपेंशन करेंगे हम, 1/1 + n टू द पावर n का हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपको आता है 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nx + n × n-1 फैक्टोरियल 2, और उसके बाद यहाँ होगा x² + n × n-1 × n-2, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर आ जाएगा x³ एंड प्लस एंड सो ऑन। ऐसे तो आएगा। तो ये फार्मूला हमारा बाइनोमियल थ्योरम कोई नई चीज नहीं है, आप क्लास 11 में पढ़ चुके। अब ये देखो, 1 तो 1 है और x की जगह पर 1/n है, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंस करने हम जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम से अब इसका एक्सपेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + n × 1/n प्लस इसके बाद आएगा n × n-1 और अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहां आ जाएगा 1/n। देखो x का स्क्वायर अगर यहाँ x रहता है तो अब ये पूरे का होल स्क्वायर, तो हम स्क्वायर यहां लगा दे रहे हैं। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म इसका जो होगा वह एक टर्म और लिख लेते हैं, n × n-1 × n-2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और ये आ जाएगा 1/n³ एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, ये तो कोई नई चीज नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम आप क्लास 11 में पढ़े हो। तो ये तो हो गया एक्सपेंशन, एक फार्मूला से हमने इसका एक्सपेंस कर दिया। अब इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपने हिसाब से इसको लिखते हैं। तो ये क्या मिल गया, यानी 1 + 1/n पूरे का पावर n, तो ये हो गया 1 प्लस ये कट करके 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। अब इसको देखो सॉल्व ऐसे करेंगे, n है, n से एक n कट जाएगा, यानी n-1/n लिख लेते हैं, और फैक्टोरियल 2 को अभी रहने देते हैं। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा n तो n से मतलब इसको जब अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1, यह आ जाएगा 1 - 1/n, ऐसे लिखा जा सकता है, यानी n/n - 1/n लिख दोगे। देखिए दिख रहा है, हाँ लिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 - n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको लिखा 1 - 1/n, और ये इसका पूरा फैक्टोरियल 2। उसी तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको जब आप लिखोगे तो n से स्क्वायर कट जाएगा, और थोड़ा रफ करके दिखा दे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ समझ नहीं पाओगे। देखो एक n से तो n कट गया कि स्क्वायर आया, तो n-1 एक n हमने इसको इसके साथ रख दिया, और एक n-2 एक n को इसके साथ रख लिया। अब उसी तरह n से इसको अलग किया तो ये 1 - 1/n आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 - 2/n आ जाएगा। शॉर्टकट हो गया इसका, थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। तो ये आ जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 1 - 1/n, और उसके बाद 1 - 2n
ये लिखेंगे और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलेगा। ठीक, ये सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ नहीं किया इसमें। अब हम यहाँ पर लॉग क्या कहते हैं, दोनों तरफ लिमिट लेने जा रहे हैं। टेकिंग लिमिट इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखते क्या होता है अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अगर इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हम लिमिट लेंगे इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ ले लिया। चलो आप 1 + 1 अपॉन n और n तो यहां पे लिमिट लगा दिया, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस साइड में भी हमें लेना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसको हम उतार देंगे 1 + 1 - 1 अपॉन n फैक्टोरियल 2 प्लस 1 - 1 अपॉन n 1 - 2 अपॉन n फैक्टोरियल 3 n प्लस अप टू कहां तक चला जाएगा भाई। देखो हमने क्या लिया है, लिमिट लिया हुआ है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये कहां तक चला गया, इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब चलो अब लिमिट निकालते हैं इसकी। जब हम लिमिट निकालेंगे देखो तो ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो देन 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, तो ये पूरा क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 प्लस और ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 2 प्लस, देखो ये भी 0 हो जाएगा, 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 यानी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या मिल गया, लिमिट, ये हमने निकाला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी 1 + 1 अपॉन n पूरे का पावर क्या है n। ठीक है, तो ये जो मिला यही है, इसी को कहते हैं e। इसी का आप अब देखो, अब आप क्या करोगे 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हो। तो इसको जब आप इसका सबकी वैल्यू इन्फिनिटी तक निकाल लो और निकालने के बाद जब उसका सम करोगे तो वही ई होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी वैल्यू जितनी वैल्यू है सबकी वैल्यू हम इन्फिनिटी तक कोई पहुंच पाया है आज तक। अभी हम इसको आपको निकाल करके दिखाते हैं कि ई की रियल वैल्यू क्या होती है। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 एंड समथिंग होता है, उसी तरह तो हमने क्या किया, इसको पूरा एक नंबर मान लिया ई, और इस नंबर ये नंबर जो होगा यही है 1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 एंड प्लस एंड सो ऑन। तो यही हो गया ई। अब चलो अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, अब ई का रियल वैल्यू निकालेंगे कि ई का रियल वैल्यू होता कितना है। जैसे पाई का रियल वैल्यू क्या है 3.1 एंड समथिंग ऐसे आता चला जाता है, उसी तरह ई की वैल्यू क्या है, आखिर ई एक क्या है। ई अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ई एक इरेशनल नंबर है। ई को एक इरेशनल नंबर कहते हैं और ई की अपना भी एक वैल्यू होता है, और ई का वैल्यू किसके किसके बीच में होता है, ई का वैल्यू कितना होता है, अब यही हम समझाने जा रहे हैं।